नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। डेल्टा वेरिएंट से तीसरी कहर। ये वक्त बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने का है। जानकारी हम आपको पूरी देंगे। देश भर से सबसे बड़े एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आखिर डेल्टा परिवार का, जी हां, उस वायरस के परिवार का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, कैसे बच सकते हैं हम और आप इससे। आपने भी सुना होगा डेल्टा प्लस। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट आखिर क्या बला है, किस तेजी से फैल रहा है, क्या ये वाकई डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि देश में अब तक 52 केसेस हो गए हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता वाला कोविड का वेरिएंट घोषित कर दिया गया है। 12 राज्य प्रभावित हुए हैं। 8 राज्य जहां पर ज्यादा असर है वहां पर सरकार की तरफ से कोशिश है कि इस पर काबू पाया जा सके। लेकिन क्या वाकई ये जो दूसरी लहर का कहर हमने झेला था उस डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक कोविड का वायरस है, या फिर उससे ज्यादा तेजी से फैलने वाला? इन तमाम सवालों का जवाब सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि देश के सबसे बड़े वायरस के बारे में जो जितने जानकार हैं उनमें से 3 बड़े एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया है आज तक पर। लेकिन सबसे पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। आइए डॉक्टर साहब की बात सुनते हैं जरा। डेल्टा प्लस वेरिएंट है, डेल्टा के ही लीनिएज से है और डेल्टा एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। साथ साथ इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है 417 जो है, वो हमने और भी म्यूटेशन में देखा था और उससे ये देखा गया है कि इससे ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है और इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, स्पेशली जहां जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं कि वहां पे ये वायरस डोमिनेंट वायरस तो नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि थर्ड वेव अगर हमें रोकनी है या उसको डिले करना है तो ये हमारे हाथ में है, क्योंकि वेरिएंट्स नए नए आएंगे जो ज्यादा इन्फेक्शन फैलाएंगे। लेकिन चाहे कोई भी वेरिएंट आए, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभा के रखें, अगर हम मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, भीड़ इकट्ठी ना होने दें, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स ना बनाएं, तो ये वायरस फैल नहीं पाएगा। ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ही फैलता है। तो डॉक्टर गुलेरिया को आपने सुना, वो जानकारी दे रहे हैं। शायद इस वक्त अगर जितनी भी जानकारी इस नए वेरिएंट के बारे में हमें मिलेगा उतनी तैयारी हमारी बेटर रहेगी। तीसरी लहर की आशंका भी डॉक्टर जाहिर कर रहे हैं। अभी दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट का आ जाना क्या है, इसके मायने। आइए आपका परिचय उन मेहमानों से कराते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट और साथ ही फॉर्मर हेड है ICMR के डॉक्टर आर गंगा खेडकर, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सेठ जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं, वो एम्स में काम कर चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी में। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया साहब जो कि एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो 2 एपिडेमियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं और साथ ही वायरोलॉजिस्ट हैं। इन सबसे समझेंगे। देखिए, ये जो नए वेरिएंट आ रहे हैं, आखिर उसका ओरिजिनल जो हमने कोरोना का देखा था कि रेड, उसके चारों तरफ एक कोरोना रहता है जिसकी वजह से उसे नाम मिला, उसके फॉर्म में, उसके घात करने के तरीके में, उसकी तेजी में, उसकी रफ्तार में क्या फर्क है, ये हमें ये तमाम डॉक्टर्स बताएंगे जो बहुत करीबी से इस पूरी साइंस को फॉलो करते हैं, इस पूरे साइंस को। डॉक्टर गंगा खेडकर, आपके साथ शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले चाहती हूं कि आप 3 सवाल जो मैं डेल्टा प्लस पर पूछूं उसका जवाब दें। पहला सवाल यही कि क्या डेल्टा प्लस रफ्तार में और घातक साबित होने में, यानी सिवियर बीमारी होने में, डेल्टा के कंपैरिजन में कहां पर है? यानी रफ्तार और कितना इसका असर होता है, घातक हो सकता है, दोनों में। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि जो सावधानियां बरतने की जरूरत है वो क्या वही है कि हाथ आपको धोकर रखना है, साफ रखना है, मास्क पहन रहा है, आपको एक फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है? और तीसरा सवाल, क्या इसके स्प्रेड करने के तरीके में जो मैन टू मैन है या मैन टू सरफेस, सरफेस टू मैन है, उसमें फर्क है पहले से? मैं 2-3 चीजें शायद सब सारे मिक्स करके ही बोलूंगा। सबसे एक चीज हमको याद रखना है, डेल्टा और डेल्टा प्लस, इसमें एक मेजर म्यूटेशन का फर्क होता है जिसको हम K417N म्यूटेशन बोलते हैं।
ये K417N म्यूटेशन साउथ अफ्रीका में पाया गया था, जहां उनका एक वेरिएंट वहां जो डेवलप हुआ था उसमें वो दिखाई दिया गया था। इस म्यूटेशन से लोग काफी डरते हैं, क्योंकि ये म्यूटेशन रहने वाले विषाणु के खिलाफ उस टाइम पे अलग वैक्सीन जो इस्तेमाल हो रही थी उनमें के कई वैक्सीन का असर जो होता है वो कम हुआ नजर आया। लेकिन हमको एक चीज याद रखना है, ये 417 जो म्यूटेशन है, ये अगर 501 N501Y म्यूटेशन के साथ में अगर रहा तो ये वैक्सीन की एफिकेसी कम करने में ज्यादा टाइम वो सक्सेसफुल बनने का चांस बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये N501Y म्यूटेशन ये डेल्टा प्लस में नहीं है, ये एक हमारी अच्छी बात है। अब रहा सवाल ये 417 से क्या ये बहुत तेजी से फैलता है? तेजी से फैलने की आशंका है। हमको एक समझना है, ये एक म्यूटेशन वो डेल्टा वाले म्यूटेशन में ऐड हुआ है, वो ऐड होने की वजह से बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इसका अभी कोई सबूत मिला नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से डेल्टा वेरिएंट जो था वही काफी खतरनाक है। उसमें एक म्यूटेशन है जिसको हम P681R म्यूटेशन बोलते हैं। ये म्यूटेशन जो है ये फ्यूरिन क्लीवेज साइट के नजदीक है, और उसकी वजह से सबसे बड़ा असर जो होता है, ये विषाणु जल्दी तेजी से शरीर के पेशी के अंदर जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक अलग प्रॉपर्टी उसको पाई जाती है, वो सिंथेसिया फॉर्म करता है और डायरेक्ट सेल टू सेल ट्रांसफर होता है। उसकी वजह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो असर होता है वो कम होने का डर होते रहता है। हमको तीसरी चीज एक याद रखना है कि अभी भी जो लोग समझ रहे हैं कि हमारी सेकंड वेव खत्म हो गई, ये समझना गलत रहेगा। हमको एक याद रखना है, इस टाइम पे हमको ऐसे महसूस इसलिए होता है क्योंकि हमारा पीक ये टाइम पे 4 लाख पे था। 4 लाख होने के बाद में आज 50-60 हजार जब केसेस देखते हैं तो हमको लगता है बहुत कम हो गया। लेकिन हमको पुराना समय याद रखना है, जब 1 लाख ही पीक था और उसी वक्त जब 50,000 रहते थे तो हम ये मानते नहीं थे कि ये पूरा डिक्लाइन हो चुका है। ये क्यों बोल रहा हूँ, ये वेरिएंट्स रहे या कोई किसी किस्म का विषाणु रहे, इसको रोकने के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तो जिसको वैक्सीन मिल सकती है उसने लेना है, और सबसे प्रभावशाली कोई अगर उपाय रहता होगा वो तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। हमको ये बार बार याद रखना पड़ेगा। लोग अगर ऐसे समझे कि सेकेंड वेव खत्म हो गई तो उनको ऐसे लगेगा, बहुत सारे लोगों को जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे थे, वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन न करते हुए भी ये सेकेंड वेव पूरी खत्म हो गई। क्योंकि सेकेंड वेव जो आई वो ज्यादा लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया, इसलिए वो आई हुई है। तो हमको ये याद रखना है कि हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन रहना चाहिए। ये कोई अलग ढंग से एक इंसान से दूसरे में जाने में कोई दूसरा रास्ता पकड़ता है, ऐसे समझना गलत रहेगा। ये सिर्फ एफिशिएंटली सेल के अंदर जा सकता है। और जो डेल्टा वेरिएंट था, जो डेल्टा प्लस में भी वो म्यूटेशन है, उससे सेल टू सेल ट्रांसफर होने का डर होता है, इसलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का असर कम होगा, थोड़ी वैक्सीन की एफिकेसी कम होगी। और सबसे बड़ी बात, हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये तेजी से फैलने का डर रहेगा। हमको अगर ये डिक्लाइन जो कम हो रहा है इन्फेक्शन, ये अभी भी देखना है, तो हमने फिर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने में कोई किसी किस्म की ढिलाई होने नहीं देना है। सर बिल्कुल बिल्कुल, आपने तमाम बातें बताई, लेकिन बार बार ये कहते रहे कि कोविड प्रोटोकॉल जो हम पहले मानते थे वही मानना है। लेकिन देखिए 3 बड़ी बातें, रफ्तार तेज हो सकती है, जो डेल्टा वेरिएंट था उससे ज्यादा तेजी से फैल सकता है, लेकिन नया कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। जो मेरे सवाल का आखिरी हिस्सा था ये भी आपने बता दिया, नया कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है, वैसा ही है। लेकिन अगर हम कोविड जो प्रॉपर बिहेवियर है वो हम मानेंगे तो हमारे लिए बेहतरी रहेगी। वैक्सीन से इसका क्या रिश्ता है डॉक्टर सेठ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, क्योंकि जैसे ही लोग डेल्टा प्लस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले बात यही होती है कि ये तो वैक्सीन को भी चकमा दे रहा है। क्या जिन्होंने वैक्सीन ले ली है वो निश्चिंत रहे? क्या जिनको वैक्सीन लेनी है वो जल्दी से ले, क्योंकि डेल्टा प्लस भी फैल रहा है? और
डेल्टा प्लस का वैक्सीन से क्या है जो अभी तक प्रेवलेंट वैक्सीन है इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में बताइएगा, क्योंकि हमारे पास तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड ही अभी है, स्पुतनिक भी कुछ जगहों पर है, तो तीनों के बारे में और डेल्टा प्लस के बारे में क्या कोई रिसर्च है डॉक्टर साहब? देखिए, अभी तक जैसे डॉक्टर गंगा खेड़कर ने बताया कि अभी तक इसके बारे में हमारे पास इतना डाटा नहीं है। और जहां तक वैक्सीन का सवाल है, मैं समझता हूँ नहीं, हमारी वैक्सीन पर कोई असर नहीं होगा। जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी काफी रहेगी इस वायरस के लिए भी। अब कितनी थोड़ा बहुत अगर कमी कोई नहीं आएगी इसके अंदर। ये जो मैंने इसके बारे में इस अमाइनो जो चेंज हुए हैं, जो चेंज किया है इस अमाइनो एसिड का, दैट इज K417N से, तो मुझे तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं लगी कि जिससे कि ये इम्यूनिटी में फर्क पड़ेगा। इसके अंदर जो ये हमारे जो ऑलरेडी जो डेल्टा है वायरस, उसके अंदर ऑलरेडी जो चेंजेस हैं वो बहुत ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं कि उससे वो बीमारी फैली थी। दैट्स वाई हमारी जो दूसरी वेव थी इतनी खतरनाक हुई थी। और जहां तक डॉक्टर गंगा खेड़कर ने बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत सुंदरता से समझाया है कि जब तक हम मास्क लगा के घूमे, जो कोविड का पूरा जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें, कोई भी म्यूटेशन हो, कुछ भी हो, कोई असर नहीं करेगा। मतलब उसे कोई वायरस नहीं जाएगा, क्योंकि वायरस का एक ही रूट है शरीर में घुसने का, वो है नाक के सहारे। और लोगों में इतने अब लोग इतने लापरवाह हो जाते हैं आजकल भी। आप देखिए, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, तो कैसे खत्म होगा? मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ और हाथ जोड़कर सबको समझा सकता हूँ, शर्त लगा कह सकता हूँ, अगर भारत की जनता 2 महीने 100% मास्क लगा के घूमे तो सारा कोई यहाँ से कोविड पूरा भारत से गायब हो जाएगा। ये क्योंकि सिवाय मनुष्य के और किसी जानवर में ये नहीं रेप्लिकेट करता वायरस। और बाकी वैक्सीन, दोनों वैक्सीन हमारे यहाँ जो है वो निश्चिंत करिए, इन दोनों से कोई दोनों ही हमारी वैक्सीन बहुत बढ़िया है और इससे हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड हैं। तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक भी आ गई है और एक और वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस करें। सब वैक्सीन भी अच्छी इम्यूनिटी देंगी, कोई भी लेकिन इम्यूनिटी जो होगी वो आपके शरीर के अंदर होगी, उससे वायरस जो है नाक में जरूर जाएगा आपके। तो इसलिए बेटर है, मेरा सलाह मानिए, प्लीज मास्क लगा कर जरूर घूमें। और डॉक्टर गंगा खेड़कर ने बहुत खूबसूरती से समझाया इस बात को, उसको प्रोटोकॉल को समझाइए, बनाए। और खामखा इधर उधर की बातों से डरिए नहीं कि ये आ गया इससे हम बीमार हो सकते हैं, क्योंकि एक ही रूट है, वो नाक के जरिए बस। डॉक्टर लहरिया, ठीक है डॉक्टर लहरिया, अभी तक कई ऐसे वायरसेस आए हैं, लेकिन मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात समझना चाहती हूं कि ये जो वायरस और इसके म्यूटेशंस हो रही हैं, उसमें अब ऐसा लगता है कि ये पहले से भी तेज रफ्तार पकड़ रही है। कई ऐसे वायरसेस इससे पहले हुए, सार्स के भी, जिनका लेस हार्मफुल वेरिएंट बनके फिर वो धीरे धीरे बहुत इनसिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन कोविड वायरस में हम देख रहे हैं कि जितनी म्यूटेशंस हो रही हैं उसमें वो और भी या तो तेजी या घातक होने के स्वरूप अख्तियार कर रहा है। इसका कोई वायरोलॉजी में कोई एक्सप्लेनेशन है क्या, या किस तरह से आप इन म्यूटेशंस को समझाएंगे जो हम देख रहे हैं डॉक्टर? तो वायरस में जो म्यूटेशन होते हैं उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका हो सकता है कि हम समझें कि जैसे हम कोई भाषा जानते हैं, हिंदी या इंग्लिश, और जब वो उस भाषा में लिखते हैं, हिंदी में हाथ से लिखना शुरू करेंगे या कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, तो भाषा को जानने के बावजूद हमसे टाइपिंग में या लिखने में गलतियां हो जाती हैं। उसी तरह से वायरस का म्यूटेशन होता है कि वायरस जब रेप्लिकेट करता है तो उसमें रेप्लिकेशन में कुछ जगह पर बदलाव आ जाते हैं, उसके जेनेटिक सीक्वेंसिंग में, उसको म्यूटेशंस कहते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हम जल्दी जल्दी लिखना शुरू करेंगे तो हमसे ज्यादा गलतियां होंगी। तो वही परिस्थिति वायरस के साथ हो रही है, क्योंकि वायरस म्यूटेट कर रहा है, क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा ट्रांसमिट कर रहा है। जब वायरस फैलेगा तो उसमें ज्यादा बार ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग में बदलाव आएगा और उसी वजह से म्यूटेशन होते हैं। तो वायरस का म्यूटेशन रोकने का एक ही तरीका है कि हम उसके ट्रांसमिशन को रोक दें। हमसे गलती ना हो लिखने में, तो उसका एक ही तरीका है कि हम आराम से लिखें। तो यही वायरस के साथ हो रहा है। तो म्यूटेशन एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। साथ में मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि 2 तरह के वायरस होते हैं। कुछ वायरस डीएनए और आरएनए होते हैं। कुछ वायरसेज में प्रक्रिया होती है, उसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं, जो हम नॉर्मल लिखने में भी करते हैं। इस वायरस में प्रूफ रीडिंग की प्रक्रिया है, तो इसमें कम म्यूटेशन होते हैं
लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा ट्रांसमिशन और सर्कुलेशन हो रहा है कि उसमें गलतियां होती रहती हैं जेनेटिक सीक्वेंस में, और अगर उनमें से कोई म्यूटेशन ऐसा होता है जो उसको और ज्यादा ट्रांसमिट करने लायक बना देता है। तो डेल्टा वेरिएंट के साथ यही हुआ है कि डेल्टा वेरिएंट में जो म्यूटेशन हुए हैं उसने उसको 50 to 70% ज्यादा ट्रांसमिसेबल बना दिया है तुलना की जाए अल्फा वेरिएंट से। लेकिन जैसा कि बाकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है और डेल्टा वेरिएंट है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो हमें याद रखना होगा कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है क्योंकि यह बाकी वेरिएंट है जैसे अल्फा या बीटा उसकी तुलना में ज्यादा खतरनाक है, लेकिन डेल्टा की तुलना में लगभग समान है। तो इस नजर से वायरस में जो म्यूटेशन रोकने हैं उसका बेहतर तरीका है कि आम जनता, हम सब लोग मिलकर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जब उसका ट्रांसमिशन होना ही रुक जाएगा तो उसमें म्यूटेशन भी रुक जाएंगे। लेकिन साथ में मैं दो बातें और कहना चाहूंगा जो मेरे से पहले वक्ताओं ने कही हैं। पहली बात है कि अगर जो थोड़ा सा पैनिक है, लोग कह रहे हैं चिंता कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। इसको हमें दो नजर से देखना होगा। एक तो सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग को इंक्रीज करें, खासतौर से जहां पर वायरस जो डेल्टा प्लस के वेरिएंट मिले हैं वहां पर अधिक सैंपल कलेक्ट किए जाएं, उनको जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। तो इस तरह से हम वायरस से आगे रहेंगे, हम समझ जाएंगे कहाँ वायरस फैल रहा है, वहां पर रफ्तार की जाएगी। दूसरा, आम जनता की नजर से देखा जाए तो मेरी राय में आम जनता की नजर से कुछ भी नहीं बदला है। आम जनता को याद रखना है कि चाहे कोई भी वेरिएंट घूमे या रहे, हमें वही सब करना है, एक ही तरह के काम करने, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो फिर चाहे कोई भी वेरिएंट हो वो रुक जाएगा। साथ में दूसरी चीज है कि वैक्सीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। अगर सब लोग जो वैक्सीन के लिए ड्यू हैं वो वैक्सीन लगवाएं, जिनका सेकंड वैक्सीनेशन ड्यू है वो सेकंड वैक्सीनेशन लगवाएं, तो हम इस प्रक्रिया को रोक देंगे। इस विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो एक प्रश्न कि जो जब भी कोई म्यूटेशन होता है वो तब घातक बनता है जबकि वायरस के अंदर जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, अगर वो ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हो जाए, अमाइनो एसिड, कई ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं वो म्यूटेशन से जो आते हैं, वो अगर ज्यादा उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ज्यादा जोर से वो पकड़ता है रिसेप्टर को शरीर में। तो अब तक जितने भी म्यूटेशन हुए हैं, चाहे डेल्टा में जो हुए हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड हुए हैं। तो इसीलिए डेल्टा जो है वो ज्यादा खतरनाक है। और डेल्टा प्लस में जो म्यूटेशन हुआ वो वैसा ही है, बड़ा माइल्ड सा है, लेकिन उससे ट्रांसमिशन रेट में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जहां तक डेल्टा इज बहुत ज्यादा खतरनाक। ये सारा खेल जो है वायरस का, वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन द वायरस होता है। अगर पॉजिटिव ज्यादा चार्ज हुए तो ज्यादा तेजी से जाएगा। तो एक बार फिर से आज तक पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज का ये शो पूरी तरह से इस बात को हमने समर्पित किया है कि अगर कोरोना वायरस तेजी से फैलता हुआ नए नए अवतार ले रहा है, जिसे अंग्रेजी में वेरिएंट कहा जाता है, तो हमें उससे कैसे सुरक्षित रहना है। क्योंकि दूसरी लहर की कहर झेलने के बाद अब जब हम डेल्टा वेरिएंट में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट देख रहे हैं और विश्व के कई मुल्क कह रहे हैं कि यह खतरनाक हो सकता है, तो हमें क्या सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि हम वायरस से आगे रहे, कम से कम तैयारी में। यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनके साथ हम चर्चा लगातार कर रहे हुए हैं। और सीधे आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं डॉक्टर गंगा खेडकर, आपके पास आते हुए सर मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने देखिए हर मुद्दे पर जानकारी दे दी है। आपने कहा है वैक्सीन भी हमें लेना है, कारगर ये उस पर साबित होगा, हमें कोविड प्रॉपर जो बिहेवियर है वो भी फॉलो करना है, प्रोटोकॉल पूरा। तीसरी बात, जीनोम सीक्वेंसिंग की जो उन्होंने कही, क्या पर्याप्त रिसर्च अभी डेल्टा प्लस के बारे में है और हम इस वायरस के इस अवतार के बारे में क्या जानते हैं? डेल्टा प्लस के बारे में जैसा मैंने पहले बोला, उसमें डेल्टा जो पुराना उससे पहले जो डिटेक्ट हुआ वह जो विषाणु था उसको छोड़ के और एक जो 417K417N नाम का म्यूटेशन हुआ है, जो साउथ अफ्रीका के जो वेरिएंट्स थे जिनके वजह से वैक्सीन की एफिकेसी कम हुई ऐसा अंदेशा था, उन वेरिएंट में से ये एक म्यूटेशन उसमें ऐड हो गया है। क्या ये बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है? अभी भी कोई सबूत नहीं है।
जब हम बोलते हैं 50 लोगों को हो रहा है, इसका मायना क्या हमको सही मानों में वो संख्या समझी है? सही मानों में नहीं समझी है। ये तो जितने किए हैं उसमें से जो भी 50 नंबर होगा 50 लोगों को हो चुका है। डॉक्टर साहब एक सवाल बीच में, एक सवाल सर, एक सवाल आपको टोक के मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर गंगाखेडकर साहब ये सब बातें अपने पहले जवाब में बोल दिया था। मैं मोटे मोटे आम आदमी की भाषा में जो इसका स्वभाव है वायरस का, उस पर ये सवाल कर रही हूँ। और जो आपने कहा उसी से लीडिंग मेरा क्वेश्चन है कि अभी तो हम डेल्टा प्लस के बारे में पिछले लगभग 10 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने 52 केसेस ही भारत सरकार ने बताए हैं। क्या कोई तरीका है, क्योंकि कई लोगों को घर में हो रहा होगा, वो ठीक हो रहे होंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को डेल्टा वेरिएंट हुआ था या डेल्टा प्लस हुआ था, उसके स्वभाव के बारे में? तो क्या रियल नंबर सामने भी नहीं आना बहुत मुश्किल है? आप समझ रहे हैं मेरा सवाल? मेरा सवाल यह है कि लोग को कोविड हो रहा है, वो ठीक भी हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि इसको डेल्टा हुआ था या डेल्टा प्लस हुआ था? जब तक सीक्वेंसिंग नहीं की जाएगी उस वायरस की, तब तक ये जानकारी नहीं मिलेगी। हम मोटे तौर पर आम आदमी की भाषा में इसके मैनिफेस्टेशन, इसके स्वभाव के बारे में क्या जानते हैं? ये मेरा सवाल। मैं मेरे पर्सनल व्यूज आपको बताऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो एरिया में ये डेल्टा प्लस दिखा वहां करने की जरूरत है। अभी भी डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसके कोई इस किस्म के पहलू नजर नहीं आ रहे हैं कि वो बहुत तेजी से फैल पाएगा। आप अगर इंग्लैंड का अभी डेटा देखें जहां ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा तौर पे हो रही है, तकरीबन 45,000 जो सीक्वेंसेस हुए हैं उनमें आपको डेल्टा वाले म्यूटेशंस नजर आते हैं, लेकिन आपको जो ये 417N वाला जो म्यूटेशन है जो डेल्टा प्लस में है, उसके म्यूटेशंस अगर देखें तो उनकी संख्या अभी भी 100 के ऊपर जाना भी नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है डेल्टा प्लस तेजी से फैलता है और डेल्टा प्लस की वजह से ये रिसर्जेंस होगा या नंबर ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसे कहने के लिए अभी सबूत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, वो वेरिएंट रहे या वो इवन नॉर्मल केस रहे जिसमें वेरिएंट भी नहीं है, वो पुराना जो विषाणु था वो विषाणु ही हमको नजर आता है। उसमें हमको क्या समझता क्या है, एक ही चीज समझती है कि इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कम गिर रहा है। अगर मौत ज्यादा बढ़ रही है तो उससे यह समझता है कि लोग ज्यादातर वैक्सीन अभी तक न लिए वाले लोगों में ये विषाणु मौत कर रही है, पैदा कर रही है। तब जब ये ऐसी बात है तो हमको दोनों चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब रही एक अच्छी बात ये डेल्टा वेरिएंट की, जो बाकी वेरिएंट्स थे जो और दुनिया में दिखे गए, उनमें के कुछ वेरिएंट्स ऐसे थे जिनमें स्पाइक प्रोटीन का जीन डायग्नोसिस करते वक्त वो लाइट अप नहीं होता था। लेकिन ये जो डेल्टा वेरिएंट्स है, इसमें एक खूबी है कि ये अगर जो रूटीन हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करें तो उसमें भी ये मिस नहीं होगा। तो इसका सबसे बड़ा असर किस चीज पे होता है? बड़ा इसके ऊपर कि मैं जिस एरिया में ये दिखा है, नए केसेस दिख रहे हैं, वहां मैंने टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए। वो भले वेरिएंट रहे ना वेरिएंट रहे, मैंने क्या करना है तो उसको आइसोलेट करना है, उसको अगर ट्रीटमेंट देने की जरूरत है तो ट्रीटमेंट देना है, उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कांटेक्ट ट्रेसिंग होना है। ये अगर हम सक्सेसफुली कर पाए तो इस विषाणु को रोकने में हम काफी ढंग तक कामयाब हो सकते हैं। कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, वैक्सीन लेना और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्टिंग जितनी ज्यादा हो सके उन एरियाज में करना है, नए इन्फेक्शन के केसेस देखना है, उनके कांटेक्ट ट्रेस करना है, इस सबको आइसोलेट करना है और सबसे बड़ी बात जिसको ट्रीटमेंट लगती है उसको देना है। और इससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं, डेल्टा प्लस रहा तो भी। डॉक्टर सेठ, इसी से लीडिंग अगर कोई भी जानकारी आप भी देना चाहें तो उस पर बताइएगा, जो मेरा पहला सवाल था। साथ ही मेरा इसमें सवाल जो जोड़ रही हूं आपके लिए वो ये है कि यूके में अब हम लगभग तीसरी लहर देख रहे हैं। इससे पहले जब स्पेनिश फ्लू की भी बात आती है तो ये बताया गया था कि 3 वेव्स आए थे, लेकिन सेकेंड वेव बहुत घातक और उसके बाद तीसरी लहर थोड़े कंट्रोल में थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या तीसरी लहर की जो आशंकाएं इस वक्त हैं उसको लेकर हमें क्या तैयारी रखनी चाहिए, और इन वेरिएंट्स को भी अगर हम फैक्टर इन करें तो?
देखिए, पहले तो मैं आपको यूके के बारे में बता रहा हूँ, जो वहाँ 90% केसेस जो हैं आजकल वो है डेल्टा वायरस से हुए हैं। यूएसए में भी 20% केसेस जो आ रहे हैं वो भी डेल्टा वायरस से हैं। उनको जैसे डॉक्टर गंगा खेडकर ने बड़े समझाए, वहाँ डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं, उनको इतने केसेस नहीं मिल रहे, क्योंकि डेल्टा इटसेल्फ इज बहुत ज्यादा घातक एज कंपेयर टू अदर वायरसेस। नाउ जहां तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आप देखिए कितने लोग, तीसरी लहर तो तब आएगी ना जबकि यहाँ के लोग बिना मास्क के घूमेंगे और भीड़ लगाएंगे, कोई फॉलो नहीं करेगा जो भी इनका अप्रोप्रिएट कोविड के लिए जो सरकार ने बिहेवियर बताया था कि मास्क पहनिए, हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग करिए, कोई नहीं फॉलो कर रहा। तो नेचुरली तो कोई भी वेरिएंट हो, चाहे ए वेरिएंट हो, बी वेरिएंट हो, कोई भी वेरिएंट आएगा वो इन्फेक्ट करेगा ही करेगा। तो लोगों को सबसे पहले वो फॉलो करना है। और जहां तक ये आपने एक सवाल पहले एक प्रश्न में पूछा था, देखिए कोई भी वायरस तब वेरिएंट कोई भी ज्यादा खतरनाक होता है जब उसके पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसके अंदर। कोई नेगेटिव चार्ज को वायरस, ये सारा खेल जो होता है ये वायरस के पॉजिटिव चार्ज से होता है। अब वायरस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो डेल्टा वायरस के अंदर पॉजिटिव चार्ज काफी है, और जो वेरिएंट जो आ जाता है, ये एन वेरिएंट जो नया वेरिएंट आया है में, उसमें इतना चार्जेस का फर्क नहीं पड़ा। आप अमाइनो एसिड का मैंने पीछे से देख रहा हूँ, इतना उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज में फर्क नहीं पड़ा। डेल्टा के अंदर, डेल्टा वायरस सेल्फ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्जेस है, इसीलिए वो जल्दी मल्टीप्लाई करता है, जल्दी रेप्लिकेट करता है और जल्दी ट्रांसमिट होता है। तो ये मेरा ये है, तब भी उसके लिए भी बचने के लिए हमको मास्क लगाना जरूरी है और वैक्सीन लेना जरूरी है। डॉक्टर गंगा खेडकर ने बहुत खूबसूरती से समझाया इस चीज को। और जहां तक आप 1900 इन्फ्लुएंजा वायरस की जब एपिडेमिक हुआ था, तब तो ना किसी को वायरस के बारे में पता था, ना कुछ पता था। कितने लोग, अब इट इज एस्टिमेटेड तब की 80 मिलियन से ऊपर लोग तो मर गए थे उसके अंदर, जो उनकी डाटा है। जो भी हिंदुस्तान में कितनी मौतें हुई इसकी, तो तब लोगों को पता नहीं था कि वायरस के बारे में। तो तब की बात, और ये आजकल तो समझदारी की बात भी, अगर हम ये ना समझदारी का एक्शन करें कि मास्क लगाए बनाए घूमे, चाहे आपने वैक्सीन ली हो ना ली हो, प्लीज मास्क जरूर लगाइए। जो जिन्होंने वैक्सीन भी लगे उनको भी मास्क लगाना है। उनको वो दे कैन कैरी द वायरस, अगर वो मास्क नहीं लगाए उनके थ्रोट में जाकर, उनके नाक में जाकर रेप्लिकेट कर सकता है। तो प्लीज मैं सबसे ये कहता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, प्लीज मास्क लगाकर जाइए, तभी आप इसको बाहर आ सकते हैं। और कोई उपाय है नहीं जब तक लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे। सड़कों पर निकलिए, अभी भी लगता है अभी से ही लापरवाही का आलम दिख रहा है। डॉक्टर लहरिया, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। सतर्कता के अलावा कोई उपाय नहीं है, इसको जितना रीइंफोर्स किया जाए उतना जरूरी है। लेकिन आपने जीनोम सीक्वेंसिंग की का जो महत्व है उस पर भी असर दिया। और देखिए, यूके जैसे मुल्कों में कई जगहों पर बहुत ज्यादा इसे किया जा रहा है ताकि हम वायरस को समझें, उससे अहेड रहें, उसके लिए तैयारी करें। क्या एक व्यक्ति जो डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित है और डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित है, उसके लक्षणों में क्या क्या फर्क हो सकता है? क्या कोई तरीका है जिसे मोटे तौर पर एक मरीज खुद समझ पाए, या फिर मरीज छोड़िए, डॉक्टर देख के ये समझ पाए कि लगता है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट से इन्फेक्टेड है? फिलहाल इस बात का कोई तरीका नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति में लक्षणों के आधार पर बताया जा सके कि वो डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित हुआ है या डेल्टा प्लस वेरिएंट से। लेकिन जैसा कि बार बार सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें मान के चलना चाहिए मोटे तौर पर कि डेल्टा और डेल्टा प्लस में लगभग कोई अंतर नहीं है। जो K417N का जो म्यूटेशन हुआ है, उससे शुरुआती संकेत मिले हैं कि वो म्यूटेशन जो मोनोक्लोनल कॉम्बिनेशन एंटीबॉडी थेरेपी होती है उसको थोड़ा सा कम प्रभावकारी कर देता है। अन्यथा इन दोनों वायरस में कोई अंतर नहीं है, डेल्टा और डेल्टा प्लस में। फिलहाल ये सबूत है। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा, और ये एक मेरी नजर में अच्छी बात है कि वो इतना खतरनाक नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जो डेल्टा प्लस का जो पहला सैंपल भारत में मिला था वो अप्रैल के महीने में आ गया, तो तब से करीब 2 महीने हो चुके हैं, और 2 महीने में उसके इतने अधिक सैंपल नहीं मिले, इतना अधिक प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नहीं हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि वो डेल्टा से कम या डेल्टा के समान ही असरकारक है, उससे ज्यादा कोई अधिक बदलाव नहीं है।
अन्यथा क्या होता है कि कोई भी जो म्यूटेशन ज्यादा खतरनाक होता है वो पुराने म्यूटेशन को रिप्लेस करता चला जाता है, जो इसमें नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि 52 अब तक मिले हैं देश में डेल्टा प्लस के वेरिएंट, लेकिन इसके बारे में डॉक्टर गंगा खेडकर ने भी कुछ रिफ्लेक्ट किया कि 52 तो उनमें से हैं जिनमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग की गई, लेकिन अगर हम अनुपात देखें तो इनकी संख्या 1% से कम है। तो उसके बावजूद कह सकते हैं कि जैसे देश में 50,000 केस आ रहे हैं, तो अगर हर किसी की टेस्टिंग नहीं हो रही, जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है, तो करीब 500 के करीब प्रतिदिन इसके केस हो सकते हैं। लेकिन फिर याद रखें कि डेल्टा ओरिजिनल जो डेल्टा है उसके ही अधिकतम केसेज हैं। डेल्टा प्लस 2 महीने पहले पहचाना गया था, नहीं बढ़ा है, तो हम थोड़े से निश्चिंत रह सकते हैं। लेकिन अंत में मैं 2 बातों पर फिर से दोहराऊंगा, लेकिन कुछ नए पहलुओं पर, कि अगर सरकार को इस पर नजर रखनी है तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ानी होगी उन लोगों में जिनमें गंभीर बीमारी हो रही है या जिनकी मृत्यु हुई है। तो उससे फायदा क्या होगा कि उससे यह समझा जा सकता है कि क्या डेल्टा प्लस से होने वाली बीमारी किसी तरह से गंभीर है या डेल्टा प्लस के कुछ लक्षण अलग हैं। उनको समझने के लिए जरूरत है कि जिन लोगों में जीनोमिक सीक्वेंस हुई और डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया जाता है उनका अधिक स्टडी किया जाए, और इसीलिए जरूरी है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग उन इलाकों में बढ़ाई जाए, तो हमें ऐसे ज्यादा मरीज मिलेंगे, ऐसे ज्यादा केसेस पहचाने जाएंगे जिनमें डेल्टा प्लस है, तो उसको स्टडी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कोई संकेत नहीं है कि डेल्टा प्लस किसी भी तरह से खतरनाक है या उसकी वजह से कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। और एक बात जो महत्वपूर्ण है, हर कोई दोहरा रहा है, वैक्सीन लगवाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, फिर कोई भी वेरिएंट आए हम उससे लड़ पाएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर सेठ, डॉक्टर लहरिया, डॉक्टर गंगा खेडकर। देखिए, कुल मिलाकर बातें सबसे जरूरी हैं 3। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, और साथ ही वैक्सीन। इन तीनों चीजों का अगर आपने रख लिया ख्याल तो आप रहें तैयार, क्योंकि देखिए महामारी है, बीमारी जिस तरह से फैल रही है उसको लेकर डरना है, सतर्क रहना है। लेकिन अगर आप सावधान हैं तो आप एक तरह से बहुत बड़ा योगदान सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित करने के लिए दे रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। एक्सपर्ट्स की यही राय है कि डेल्टा प्लस अभी इस मकाम पर नहीं पहुंचा है, जितनी अभी तक की रिसर्च और जानकारी है तेजी से फैलने के संकेत मिले हैं, लेकिन डरने की कोई बड़ी वजह फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अभी रिसर्च उस हद तक मिला ही नहीं है कि हम पूरी तरह से कुछ भी बात कंक्लूसिवली इसके बारे में कह पाए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक।